गुड मॉर्निंग एवरीवन। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सभी ज्वाइन कर ले लाइव, तो बड़ा मजा आता है आप सबसे बातें करके। और आज जो है वो 2019 का जो हमारा पेपर चल रहा है उसको हम खत्म कर देंगे आज। ओके, तो हमारे पास आ रहा है बेटा, द विस्कोसिटी एज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ फ्लूइड इंडिकेट्स। प्रॉपर्टी होती है विस्कोसिटी, क्या होती है भाई? प्रॉपर्टी होती है। वो क्या इंडिकेट करती है? इट्स रेजिस्टेंस टू फ्लो ओवर द सरफेस। सरफेस के ऊपर फ्लो करने का रेजिस्टेंस है। हाउ वेल द फ्लूइड विल एडहेयर टू द मेटल सरफेस, मेटल सरफेस के साथ वो चिपकता है या नहीं। वेरिएशन ऑफ स्टैटिक प्रेशर विद हाइट इन लिक्विड द बॉडी। तो स्टैटिक प्रेशर की वो जो है वेरिएशन होती है हाइट के साथ, या वेरिएशन ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। तो थर्मल कंडक्टिविटी की वेरिएशन होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए, हम विस्कोसिटी के बारे में जानते हैं कि हमारे पास दो, जब मान लीजिए फ्लूइड कोई मूव कर रहा है, तो फ्लूइड जब मूव करता है तो उसका रेजिस्टेंस क्रिएट करना, उसको रेजिस्टेंस क्रिएट करना ही हमारे पास क्या होता है? विस्कोसिटी होता है। अब मेरे पास मान लीजिए कि यहाँ पे कोई फ्लूइड है, यहाँ पे कोई फ्लूइड है और ये आगे की ओर बह रहा है, तो हमें रेजिस्टेंस मिलेगा हमें चलने पे, तो वो क्या होगा? विस्कोसिटी। विस्कोसिटी, तो विस्कोसिटी हमारे पास ज्यादा हो सकती है, कम हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द फ्लूइड। तो हमारे पास कभी ज्यादा है, कभी कम है, अलग अलग तरह का आता है हमारे पास। ओके बच्चे, तो हमारे पास विस्कोसिटी वही हमारे पास रेजिस्टेंस टू शियर और एंगुलर डिफॉर्मेशन। ओके, तो हमारे पास ये क्या है? इट इज प्राइमरी ड्यू टू कोहेजन एंड मॉलिक्यूलर मोमेंटम एक्सचेंज। तो बेटा इस ये होता किस कारण है? आप इस जी को याद कर लें, किसके कारण? कोहेजन एंड मॉलिक्यूलर मोमेंटम एक्सचेंज। ये इसको याद कर लो बेटा। ये मुझे लगता है कहीं कम लिखा है हमने इसके बारे में, तो इसको जरूर लिख लें। ओके, तो हमारे पास देखिए न्यूटन का लॉ जो हमारे पास है, हमने पढ़ा हुआ है, शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी यू बाई डी वाई। ये हमने पढ़ा हुआ है। जब हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो हमारे पास क्या आ जाता है? एक कांस्टेंट आ जाता है, और वो क्या होता है? म्यू। ये क्या होता है? डी यू बाई डी वाई। और ये म्यू क्या होता है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी की जगह पे, मतलब कांस्टेंट जो है प्रोपोर्शनैलिटी की जगह पे कांस्टेंट लगता है, तो वो होता है हमारे पास। तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जिसे हम कह देते हैं, ये हमारे पास म्यू होता है। तो म्यू का वैल्यू बेटा हम क्या करते हैं? ऐसा यूनिट जब देखते हैं इसके, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर या पास्कल सेकंड इसे बोल देते हैं। और हमारे पास सीजीएस यूनिट इसके क्या होते हैं? पॉइस। पॉइस जो है 1 पॉइस होता है 0.1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास इसके यूनिट्स भी साथ आप कर ली। If a beam is loaded with uniformly varying load, a nature of shear force and bending moment will be। तो shear force की नेचर बतानी है एंड बेंडिंग मोमेंट की। तो क्या कह रहे हैं? बीम किसके साथ लोडेड है बेटा? मेरे पास कौन सा बीम है? यहाँ पे बीम है कोई, और ये क्या है? यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, सॉरी यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड है। हाँ, वेरिंग लोड है, वेरिंग वेरिंग लोड है। तो हम किस तरह से बनाएंगे? सॉरी, तो हमारे पास यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड को हम दिखाएंगे कुछ इस तरह से। हमारे पास इससे बना लेते हैं बेटा, और इसको वेरिंग लोड दिखाएंगे, यूडीएल नहीं यूवीएल दिखाएंगे, यूवीएल। तो वो कैसा होगा? तो उसके अंदर शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जब बनेंगे तो कैसे बनेंगे, ये आपको पता होना चाहिए। ये मेरा बच्चा जब हम करते हैं, इसके डिटेल करते हैं शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का, तो उसमें हम पढ़ते हैं कि इस टाइम हमारे पास ये शियर फोर्स का जो डायग्राम बनता है वो क्यूबिक बनता है। ये क्यूबिक बनेगा, क्यूबिक। ठीक है, मतलब हमारे पास पैराबोलिक और क्यूबिक। पैराबोलिक वाला ये है पैराबोलिक, ये है पैराबोलिक। ये कौन सा पैराबोलिक कौन सा बनेगा बेटा? शियर फोर्स वाला, शियर फोर्स। क्यूबिक कौन सा बनेगा? बेंडिंग मोमेंट डायग्राम वाला क्यूबिक बनेगा। ये क्यूबिक पैराबोलिक ही होता है, ये क्यूबिक पैराबोला होता है, और वो कौन सा होता है? पैराबोला। तो पैराबोला और क्यूबिक पैराबोला। तो हमारे पास पैराबोला एंड क्यूबिक पैराबोला इज द राइट आंसर। ठीक है मेरा बच्चा, आगे चले। चलिए नेक्स्ट करते हैं, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। तो एन एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल, तो एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल है वो हमारे पास, किसको हम एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल कहते हैं? हम रिवर्स ब्रेटन साइकिल को हम क्या कह देते हैं? एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल बोलते हैं।
तो उसके अंदर अगर हम देखते हैं तो हम ग्राफ जब बनाते हैं ना मेरा बेटा, तो वो किस तरह से बनाते हैं, कुछ इस तरह से, जिसमें हम दो कांस्टेंट प्रेशर लाइंस भी देखते हैं। तो हमारे पास कांस्टेंट प्रेशर लाइंस होती है पीवी डायग्राम जब हम बनाते हैं, तो हमारे पास इसमें अगर देखोगे तो सबसे पहला हीट रिजेक्शन एंड हीट रिमूवल फ्रॉम द कूल्ड स्पेस आर कांस्टेंट वॉल्यूम, और ये नहीं होता, तो पहला ही हमारा गलत हो गया, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो हमारे पास ये यही हो गया, तो बाकी ऑब्वियसली सही होंगे। बात समझ गए बेटा? तो कांस्टेंट वॉल्यूम वाला जो है वो हमारे पास क्या है, इसमें नहीं होता, वो कांस्टेंट प्रेशर वाला होता है। ओके, तो आगे देखिए, इट इज यूज फॉर एयर कंडीशनिंग एरोप्लेन, बात सही है, एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल तभी तो कहते हैं। ऑपरेट्स ऑन रिवर्स ब्रेटन साइकिल, रिवर्स ब्रेटन साइकिल पे काम करता है, ये भी हमें पता है। एम्प्लॉयज एयर एज रेफ्रिजरेंट, तो एयर रेफ्रिजरेशन के तरह काम करता है। ओके, चलिए, तो ये हमारा पास होगा, इसका होगा, और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ओके, रिवर्स ब्रेटन साइकिल यूज्ड इन एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल, तो हमारे पास रिवर्स ब्रेटन साइकिल काम करता है बेटा, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, तो रिवर्स ब्रेटन साइकिल की तरह काम करता है। ओके बेटा, जस्ट होल्ड अ सेकेंड। ओके ग्रेट, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और इसमें हमारे पास जैसे हमने देख लिया कि आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होती है कंप्रेशन की, फिर आइसोबारिक होती है, फिर आइसेंट्रोपिक होती है, फिर आइसोबारिक होती है। देयरफॉर हीट इज एडेड एंड रिजेक्टेड एट कांस्टेंट प्रेशर, नॉट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ओके, व्हिच स्टेटमेंट फ्रॉम बिलो इज ट्रू अबाउट वाटर ट्यूब बॉयलर? वाटर ट्यूब बॉयलर से रिलेटेड कौन सी इसमें स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है? दे आर इंटरनली फायर्ड, their tubes are surrounded by water, they can operate up to 100 bar steam pressure, they are safer and simpler। तो जल्दी से बता दीजिए बेटा राइट आंसर, जल्दी से आप क्लिक कर दें इस पे, जल्दी से, क्विक, ठीक है, आप जल्दी से जल्दी राइट आंसर जितनी जल्दी देंगे बेटा उतनी जल्दी हमारा काम खत्म होगा बेटा, ठीक है। चलिए, तो इसका राइट आंसर, शाबाश, so C is the right answer बेटा, C is the right answer, they can operate up to 100 bar steam pressure, तो 100 बार स्टीम प्रेशर पर काम कर सकते हैं वाटर ट्यूब बॉयलर, फायर ट्यूब बॉयलर नहीं, वाटर ट्यूब बॉयलर की बात कर रहे हैं। तो ये हमारा काम कर सकता है 100 बार तक। एंड एयर स्टैंडर्ड ऑटो साइकिल कंसिस्ट ऑफ, ये तो हमने बहुत बार करा हुआ है, तो इसकी हमें ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। कांस्टेंट वॉल्यूम होती है और आइसेंट्रोपिक होती है, मतलब रिवर्सिबल एडियाबैटिक होती है हमारे पास। तो इसमें क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम कंबस्चन होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम कंबस्चन होता है, कंसिस्ट ऑफ आइसोथर्मल हीट एडिशन होता है। आइसोथर्मल कब होता है इसमें? कंबस्चन प्रोसेस पार्शियली एट कांस्टेंट वॉल्यूम, पार्शियली होता है, कुछ नहीं होता। कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन, तो कांस्टेंट प्रेशर होता है या कांस्टेंट वॉल्यूम होता है, सिंपल सा इसमें से, मतलब अगर ऐसा क्वेश्चन आता तो हमें सीधा सीधा आंसर क्या है, इसमें कांस्टेंट वॉल्यूम वाला होता है। सो ए इज द राइट आंसर, A is the right answer. A downward vertical load of 10 kilonewton acts at a distance of 40 centimeter from the left end of the 1 meter long beam। कहता है कि एक लॉन्ग बीम है, वो कितना है, 1 मीटर लंबा है, 1 मीटर लंबा है। ओके, और कह रहे हैं डाउनवर्ड वर्टिकल लोड 10 किलोन्यूटन का लग रहा है, डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर। यहां से 40 सेंटीमीटर का मतलब क्या हो गया, 0.4 मीटर, 0.4 मीटर हो गया ना मेरा बच्चा। तो हमारा लोड जो लग रहा है वो क्या लग रहा है, डाउनवर्ड, और वो कितना लग रहा है, 10 किलो न्यूटन, 10 किलो न्यूटन, ठीक है मेरा बच्चा। दिस बीम सिंपली सपोर्टेड एट बोथ एंड्स, तो ये सिंपली सपोर्टेड बीम है। ओके, ये 0.4 0.6 रह गया, ये फिर 0.6 रह गया, 0.6 मीटर। ओके, तो द वर्टिकल रिएक्शन एट द लेफ्ट एंड पे वर्टिकल रिएक्शन कितना होगा मेरे बच्चे? आपको इन केसेस में बड़ा ही आसान होता है चीजों को समझना। अगर हमारा हाफ में होता, 0.5 पे होता ना, तो हमें आधा आधा उठाना पड़ता, इधर 5 किलो न्यूटन, इधर भी 5 किलो न्यूटन। और हमारे पास अगर इधर कर देते हैं, हल्का इधर कर देते हैं, तो 60% यहाँ पड़ेगा, 40% यहाँ, मतलब 6 किलो न्यूटन का लोड यहाँ पड़ेगा, 4 किलो न्यूटन का लोड यहाँ पड़ेगा। ये तो होता है सीधा सीधा आइडिया, आंखों से देख के ही समझना ना, कि लोड जिसके पास है उधर ज्यादा रिएक्शन देनी पड़ेगी ना। आप सीधी सी बात, दो भाई अगर सामान उठाओगे तो जिधर ज्यादा भार पड़ा होगा उसको ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा ना। तो 6 किलोन्यूटन का इसको लोड लगाना पड़ेगा, 4 किलोन्यूटन का इसको लगाना पड़ेगा। तो 6 किलोन्यूटन इज द राइट आंसर, 6 किलोन्यूटन इज द राइट आंसर। सीपी एंड सीवी फॉर वर्किंग फ्लूइड in a diesel cycle are 1 kilojoule per kilogram per Kelvin,
0.718 किलो जूल पर किलोग्राम केल्विन रिस्पेक्टिवली, मतलब सीपी और सीवी की वैल्यू दे रखी है। टेम्परेचर एट द बिगिनिंग एंड end ऑफ हीट एडिशन प्रोसेस आर दिस मच। तो हमारे पास हीट एडिशन की प्रोसेस में एंड बिगिनिंग और एंड में दे रखा है टेम्परेचर। बिगिनिंग में 1473 है और बाद में 1723 है। तो द हीट एडेड इज, कितनी हीट ऐड की गई है ये हमें बताना है। अब हमारे पास अगर बात करोगे तो हीट एडेड का फॉर्मूला पता होना चाहिए। हीट कितनी ऐड कर रहे हो, अगर हमें ये फॉर्मूला पता है बस, और कुछ भी नहीं करना। अगर हमें सिंपल सा फॉर्मूला पता हो कि ये फॉर्मूला क्या है तो हम काम खत्म कर देंगे इसका, और कुछ भी नहीं करना, और कुछ भी नहीं करना। तो हम जब देखते हैं इस केस में, हमारे पास इस केस में जब देखते हैं तो हमारे पास क्या आता है, एम सी पी डेल्टा टी। एम सी पी डेल्टा टी, एम क्या है, एम है मास। मास कितने के लिए, 1 किलोग्राम के लिए, क्योंकि हम किलोग्राम में 1 पर किलोग्राम के हिसाब से देख रहे हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ आंसर में देखेंगे पर किलोग्राम पर किलोग्राम पर किलोग्राम, ये देखिए तो पर किलोग्राम है तो एक आ जाएगा यहाँ पे। सीपी की वैल्यू डालिए और डेल्टा टी की वैल्यू डालिए, दैट्स इट। ये तो आसान है बेटा बच्चा, ये तो आसान हो जाएगा ना। तो हमारे पास सिर्फ आपको क्या करना है, सीपी की वैल्यू डालनी है। सीपी का वैल्यू 1 दे रखा है यहाँ पे देखिए, और डेल्टा टी आपको यहां से निकाल लेना है बस। और डेल्टा टी आप निकालोगे, उसको मल्टीप्लाई कर दोगे, बस 250 हमारे पास राइट आंसर आ जाएगा। 250 किलो जूल पर किलोग्राम आ जाएगा। ठीक है मेरा बच्चा, चले चले बेटा आगे, चलिए नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओके जी, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ऑस्टेनेटिक स्टेनलेस स्टील। तो हमारे पास कहता है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, तो ये बड़ा पंगा होता है बेटा इनकरेक्ट का। तो इनकरेक्ट है तो बड़े ध्यान से पढ़ा करो, नहीं तो बंदा कई बार इनकरेक्ट नहीं देखता, तो सबसे बड़ी गड़बड़ यही हो जाती है। चलिए, तो हमारे पास इसमें देखते हैं, इट कैन बी हार्डन बाय हीट ट्रीटमेंट। तो मेरे पास पहले ही लाइन बड़ी मेन आ जाती है, और ये ऑस्टेनेटिक स्टेनलेस स्टील जो होता है ना, उसको हम हार्डन नहीं कर सकते बेटा, नहीं कर सकते, ये बात गलत है। तो इसको हम हार्डन नहीं कर सकते हीट ट्रीटमेंट से। इट इज सुटेबल फॉर यूज इन क्रोसिव फेयरली हाई टेम्परेचर एनवायरमेंट। तो बहुत ही अच्छा यूज हो सकता है इनका ऑस्टेनेटिक स्टेनलेस स्टील का। जहां पे हाई टेम्परेचर है वहां पे हम इसको आराम से यूज कर सकते हैं। दे कंटेन हाई क्वालिटी ऑफ क्रोमियम। ऑब्वियसली स्टेनलेस स्टील में आप देखोगे तो क्रोमियम की मात्रा होती है उसके, तभी तो स्टेनलेस स्टील बनता है। ऑस्टेनेटिक फेज इज स्टेबलाइज्ड एट रूम टेम्परेचर बाय एडिशन ऑफ निकल। अगर निकल डालते हैं तो ये स्टेबलाइज होता है, तो ये भी बात सही है, सिर्फ ये नहीं है, तो ए इज द राइट आंसर। ठीक है, जल्दी से आप भी बेटा रिप्लाई करते रहे ज्यादा से ज्यादा बच्चे, तब ताकि जो है इसका मुझे पता लग रहा है भाई साहब आपको जो आता है या नहीं आता है। ये बहुत जरूरी बात है, ये बहुत जरूरी बात है कि आप में आपको ये चीज आती है या नहीं है। जस्ट होल्ड अ मिनट बेटा, 1 मिनट। ठीक है, चलिए ओके, नेक्स्ट करते हैं बेटा। नेक्स्ट हमारे पास है ऑस्टेनेटिक का हो गया बेटा। ऑस्टेनेटिक स्टेनलेस स्टील अगर देखोगे, कन्वेंशनल ऑस्टेनेटिक स्टेनलेस स्टील विल वर्क हार्डन विद कोल्ड वर्किंग। तो कोल्ड वर्किंग से वर्क हार्डन होता है, बट कैन नॉट बी हार्डन बाय हीट ट्रीटमेंट। तो लेकिन हीट ट्रीटमेंट से हम इसको हार्डन नहीं कर सकते। एनीलिंग इज एम्प्लॉयड टू ऑप्टिमाइज क्रोजन रेजिस्टेंस। तो हमारे पास एनीलिंग जो है वो एम्प्लॉय की जाती है ऑप्टिमाइज करने के लिए क्रोजन रेजिस्टेंस को, सॉफ्टन एंड डक्टिलिटी। तो उसके भी हम डक्टिलिटी को भी करते हैं। ठीक है, चलिए आगे चले बेटा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये हमने कर लिया, मेन हमने बात समझनी थी। इंजन पावर इज नॉट एब्सॉर्ब्ड एज फ्रिक्शन इन। तो इंजन पावर को नहीं एब्सॉर्ब किया जाता है फ्रिक्शन की तरह, किसमें, एडी करंट डायनोमीटर, कॉनी ब्रेक डायनोमीटर, रो ब्रेक डायनोमीटर या हाइड्रोलिक डायनोमीटर में। जल्दी से रिप्लाई करें, जल्दी से रिप्लाई करें। और बेटा जो भी ऑफ मतलब जो पढ़ता है बाद में बच्चे, जो भी बाद में बच्चे पढ़ते हैं, मैं उनको बार बार कहता हूं, आप भी आंसर जो है माइंड में बोलते रहिए। ये नहीं है कि सिर्फ सुन रहे हैं या स्किप कर रहे हैं जल्दी जल्दी से, बाद में अगर देख रहे हो तो भी आप इन चीजों को जरूर पढ़ें। ठीक है, तो ये क्या है इसका राइट आंसर, एडी करंट डायनोमीटर। एडी करंट डायनोमीटर में कोई हम उसको ब्रेक लगा के, फ्रिक्शन लगा के हम कोई रोकते नहीं है उसको,
तो वो हमारे पास इज द राइट आंसर। ये प्रोनी ब्रेक हो गया, रो ब्रेक हो गया, हाइड्रोलिक डायनामोमीटर हो गया, इसमें सब में फ्रिक्शन की जरूरत पड़ती है, और ये फ्रिक्शन की जरूरत से हम क्या कर देते हैं, हम इसको यूज कर लेते हैं। ठीक है बेटा, फ्रिक्शन की हेल्प से हम इसको यूज करते हैं। चलिए आगे नेक्स्ट करते हैं, देखिए। ओके, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग लैमिनार फ्लो इन अ पाइप ऑफ डायमीटर डी। तो हमारे पास आइडेंटिफाई करना है इनकरेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग लैमिनार फ्लो के रिगार्डिंग। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, हायर विस्कोसिटी प्रमोट लैमिनार फ्लो, हायर विस्कोसिटी हम प्रमोट कर सकते हैं लैमिनार फ्लो से। ओके, देयर इज इंटरमिंगलिंग क्या है, मिक्स होना ऑफ फ्लूइड पार्टिकल अक्रॉस लोअर फ्लूइड वेलोसिटी प्रमोट्स लैमिनार फ्लो, या रेनॉल्ड नंबर लेस देन इक्वल टू 2000। तो हमें इनकरेक्ट बताना है बेटा। अगर आप देखोगे विस्कोसिटी ज्यादा होती है तो भी लैमिनार फ्लो बनता है, अगर 2000 से कम होता है तो भी लैमिनार होता है। लोअर फ्लूइड वेलोसिटी, ये विस्कोसिटी है, ये वेलोसिटी है, दोनों में डिफरेंस है बेटा। वेलोसिटी कम होगी तो भी लैमिनार फ्लो बन जाएगा, लेकिन हमारे पास कभी इंटरमिंगलिंग नहीं होती। ठीक है, तो इंटरमिंगलिंग नहीं होती है, तो इंटरमिंगलिंग जो नहीं हो रही उसके हम कहते हैं कि हमारे पास नहीं होना ना, हमने तो ये कह रहा है हो रहा है, तो हम कहते हैं नहीं हो रहा, तो भाई साहब इसीलिए हमारे पास ये वाला राइट आंसर बनता है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जस्ट होल्ड ऑन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। चलिए, select the incorrect statement from the following about an air cooled IC engine। एयर कूल्ड आईसी इंजन का इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट जल्दी से देखिए बेटा। द एयर इज ब्लोन ओवर द फिन्स, जो एयर है वो ब्लो करती है फिन्स के ऊपर से, और द हीट इज डिसिपेटेड एट एटमॉस्फेयर बाय कन्वेक्शन फ्रॉम फिन्स प्लेस्ड ऑन सिलेंडर। Radiation plays a significant role in dissipation of heat. Excess heat of combustion is conducted throughout the cylinder wall to the exterior of the wall। तो इसका राइट आंसर बताएं जल्दी से, क्विक बेटा, जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। ठीक है, चलो देखिए, एयर ब्लो करती है फिन्स के ऊपर से, ऑब्वियसली हमें पता है। हीट डेसिपेट करती है एटमॉस्फेयर की ऊपर, एटमॉस्फेयर की ओर जाती है, तो ये भी सवाल सही है। रेडिएशन प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल, इसमें रेडिएशन की कोई बात नहीं आती बेटा, क्यों रेडिएट करना, रेडिएशन इसमें कोई भी नहीं आती है, तो ये हमारे पास राइट होगा, क्योंकि इनकरेक्ट पूछा है, बार बार वही है कि इनकरेक्ट पूछा है, तो इसलिए हमारे पास यही राइट आंसर होगा। चलिए आगे, m kilogram of steam at state 1 is admitted to a turbine and expands isentropically down to a lower pressure of state 2 output is। तो h1 enthalpy of steam entering है, h2 enthalpy of steam leaving from the turbine। तो एंथैल्पी दो दे रखी है बेटा, एंथैल्पी एंटर पे कितनी है और लीव करते हुए कितनी है। तो हमारे पास इसका राइट आंसर आपको देना है ए बी सी डी, कि हमारे पास फॉर्मूला कैसा बनेगा अगर हमारे पास आइसेंट्रोपिकली एक्सपैंड करता है स्टीम स्टेट 1 से स्टेट 2 तक, तो हमारे पास राइट आंसर क्या होगा, एम एच मतलब एंथैल्पी प्लस होगी, एंथैल्पी माइनस होगी, या हमारे पास डिवाइड में होगा, या हमारे पास इस तरह से होगा। जल्दी से राइट आंसर दीजिए बेटा, जल्दी से क्विक ऑप्शन बताते रहे। तो एंथैल्पी क्या है, एंथैल्पी हम जब टरबाइन के अंदर देखते हैं तो चेंज होती है, कम हो जाती है, पहले एंथैल्पी हमारे पास ज्यादा होती है, उसके बाद एंथैल्पी क्या है, बढ़ जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे जल्दी से चलते हैं। ओके, जस्ट अ सेकेंड बेटा, ठीक है, लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार पढ़िए इसको, एक सेकेंड मुझे आप, थोड़ा सा काम है, 1 मिनट होल्ड करना, ठीक है बेटा, 1 मिनट। और जो हमारे पास है क्या कहते हैं रिकॉर्डिंग वाले, वो तो बाद में देख ही लेंगे उनको तो स्पीड में करना ही करना है। ठीक है, जस्ट होल्ड ऑन बेटा, एक काम है छोटा सा।
ओके, चलिए आगे हो गया बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। आपकी जो ऑप्शन आ रही है उसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। स्टील आर फेरस अलॉयज, तो स्टील जो है फेरस अलॉयज है डैश विद हायर डक्टिलिटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कार्बन, with less 2.14% of carbon presence, that may have other alloying elements beside carbon with higher strength due to alloying with carbon। तो इसका राइट आंसर जल्दी से बता दीजिए, कौन से बता है, स्टील आर फेरस अलॉयज। तो हमारे पास इसका राइट आंसर क्या होगा, सो हमारे पास क्या है बेटा, जो डक्टिलिटी होती है इनके केसेस में वो ज्यादा होती है, तो वो क्या होगा, विद हायर डक्टिलिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्बन। कार्बन की प्रेजेंस के कारण हमारे पास डक्टिलिटी जो है वो हायर हो जाती है। तभी तो बेटा इन चीजों को हम यूज कर पाते हैं, तभी तो हम इन चीजों को यूज कर पाते हैं, क्योंकि डक्टिलिटी उनकी ज्यादा होती है, डक्टाइल मटेरियल होते हैं, उनको खींच के और हम यूज कर सकते हैं, आगे चल सकते हैं। ठीक है, चलिए, द पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट ऑफ अ रेसिप्रोकेटिंग इंजन along with the connecting rod, crankshaft and flywheel। तो ये आंसर आप ही देंगे बेटा, मैं यहाँ पे ऑप्शन दे रहा हूं, ये देख लीजिए और इसका आंसर दीजिए जल्दी से, जल्दी से आप इसका आंसर देंगे। मैं आप ऑप्शन आपके सामने है बेटा, ऑप्शन आपके सामने है, इसको जल्दी से बता दीजिए। जी, इन अ काइनेमेटिक चेन, हम किसमें होता है ये काइनेमेटिक चेन, हैज द फ्लाईव्हील एज फिक्स्ड लिंक, इज अ फॉर्म ऑफ स्लाइडर क्रैंक चेन, या इज अ मैकेनिज्म विद टू टर्निंग पेयर। तो हमारे पास ये क्या होता है बेटा, टर्निंग पेयर होता है, क्या होता है, तो बेटा अगर आप देखोगे पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट ऑफ रेसिप्रोकेटिंग इंजन, तो उसके अंदर अगर आप देखोगे तो हमारे पास कैसा होता है फ्लाईव्हील, क्रैंकशाफ्ट और फ्लाईव्हील का, तो वो मेरे बच्चे हमारे पास एक फॉर्म होती है स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म की, स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म की एक फॉर्म होती है, क्योंकि स्लाइडर क्रैंक चेन में हम देखते हैं तो हमारे पास ये वाला फॉर्मूला, मतलब ये चीजें बनती है स्लाइडर क्रैंक चेन, सिंगल स्लाइडर क्रैंक वाले में देखते हैं तो हमारे पास क्रैंक शाफ्ट और फ्लाईव्हील की एग्जांपल आ जाती है। ठीक है मेरा बच्चा, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 0.5 किलोग्राम पर सेकंड ऑफ स्टीम ऑफ एंथैल्पी दिस मच, 3140 किलोजूल पर किलोग्राम, एंटर्स अ स्टीम टरबाइन, स्टीम टरबाइन के अंदर एंटर कर रही है। इट लीव्स द टरबाइन विद द एंथैल्पी ऑफ 2640 किलोजूल पर किलोग्राम, द टरबाइन्स पावर आउटपुट। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, मतलब अभी अभी मैंने आपको इसके बारे में कुछ करवाया था, याद करिए, अभी अभी हमने इसके बारे में कुछ करवाया था आपको, तो वो आपने बताना है, क्योंकि इसी के बेस पे हमने करना है, इसी के बेस पे हमने करना है। चलिए जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से जो भी आपके ऑप्शन है जल्दी से आप इस पे क्लिक कर दीजिए। 75 का, जल्दी से 75, तो आपके सामने ऑप्शन है बेटा, इसके ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो मेरा बच्चा हमारे पास हो क्या रहा है, हमारे पास एक टरबाइन के ऊपर हमने स्टीम को स्ट्राइक कराना है। स्टीम, हमारे पास टरबाइन है, ये मान लीजिए ऐसे टरबाइन बना लेते हैं, कोई भी टरबाइन बना लीजिए, और इसके ऊपर हम स्टीम को स्ट्राइक करा रहे हैं। जब वो स्ट्राइक कर रही थी स्टार्टिंग में, वो थी 3140 किलो जूल पर किलोग्राम की, और जब वो छोड़ के गई उसको तो वो कितना हो गया, 2640, इतना हो गया। लेकिन कितने किलोग्राम पर सेकंड आ रही है, ये देखिए हमारे पास किलो, एक सेकंड में कितने किलोग्राम आ रही है, सिर्फ 0.5 किलोग्राम। तो 1 किलोग्राम में कितनी एनर्जी लॉस हो रही है, देखिए हमारे पास 3140 में से 2640, आसान सा करा है तो इसलिए ताकि आपको आसान रहे। ठीक है, तो 5, ये 500 किलो जूल पर किलोग्राम हो रही है। लेकिन अगर आप देखोगे तो हमें तो भाई साहब आधे किलोग्राम आ रही है, एक सेकंड में हाफ केजी आ रही है, तो हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे हाफ से, बस और कुछ भी नहीं, मतलब आधा कर देंगे ना मेरा बच्चा। अगर आप देखोगे इसको आधा कर दोगे तो आधा करने से हमारे पास 250 आंसर आ जाएगा, किलोवाट इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चे, एनीवन, किसी को डाउट है तो बेटा अभी अभी पूछ लो, बाद में आप देखते हो कि सर डाउट था, तो डाउट है तो अभी पूछ लो, लाइव का यही तो फायदा है, लाइव का यही तो फायदा है। 76 का, स्टीम इज सप्लाइड एट 500
500 मीटर पर सेकेंड। तो हमारे पास स्टीम जो है 500 मीटर पर सेकेंड पे सप्लाई की जा रही है एट एन एंगल ऑफ 20 डिग्री एंगल टेंजेंट टू द टरबाइन व्हील। तो हमारे पास क्या हुआ, यहाँ पे एक हमारे पास क्या है, एक मान लीजिए व्हील है, टरबाइन व्हील है, उसके एक विंग के ऊपर हमने किसी 20 डिग्री पे एंगल पे स्ट्राइक कराया, 20 डिग्री पे स्ट्राइक कराया, और ये मान लीजिए 20 डिग्री के एंगल पे हमने स्ट्राइक कराया, और टेंजेंट टू द टरबाइन व्हील, इससे टेंजेंट बन रहा है ना बेटा, तो उसका हमारे पास 20 डिग्री पे स्ट्राइक करा दिया। द कंपोनेंट ऑफ द जेट वेलोसिटी व्हिच कंट्रीब्यूट टू द टरबाइन वर्क। तो बेटा मेरा बच्चा हमारे पास दो कंपोनेंट बनते हैं, इसका एक होता है वर्ल कंपोनेंट, इसको कहते हैं वर्ल कंपोनेंट, और इसको फ्लो कंपोनेंट, फ्लो। ठीक है बच्चे, तो दो तरह के बनते हैं। तो हम देखते हैं VW और VF दो बनते हैं। तो ये जो VW है ये हमारे काम का है। अब देखोगे 20 डिग्री सामने वाला ये कहां सा होगा, ये होगा V sin 20 डिग्री, और ये कौन सा होगा V cos 20 डिग्री, ये काम का है। तो V को हमारे पास क्या होगा, V वेलोसिटी मतलब 500 मीटर पर सेकेंड, 500 cos 20, ये रहा 500 cos 20 इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चे, ये फ्लो कंपोनेंट और हमारे पास वर्ल कंपोनेंट, अगर आपने कभी भी मान लीजिए अटेंड नहीं किया ना इसके बारे में कभी भी, सर क्या फ्लो कंपोनेंट होता है, वर्ल कंपोनेंट क्या होता है, ये हम टरबाइन के केसेस में पढ़ते हैं। वर्ल कंपोनेंट जो है टरबाइन को घुमाने के काम आता है, और फ्लो कंपोनेंट उसमें काम नहीं देता, वो ऐसे वर्ल कंपोनेंट इस तरह से फोर्स लगाता है और आगे की ओर टरबाइन को लेके चलता है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मर्करी इज अ सूटेबल फ्लूइड फॉर अ बैरोमीटर बिकॉज इट। तो ये बहुत बार क्वेश्चन आता है बेटा, बड़ा आसान सा है, इसका रीजन बहुत ही आसान है। इसका क्या होता है, लो वेपर प्रेशर होता है, वेरी लो वेपर प्रेशर होता है। प्रेशर जो है लो, वेपर प्रेशर जो होता है वो बहुत लो है, इसके कारण क्या होता है, रूम टेम्परेचर पे इसको यूज करना, मतलब लो वेपर प्रेशर होने के कारण आसान है इसको यूज करना। तो हम अगर देखते हैं मेरा बेटा, जितना लो प्रेशर होगा उतना वो बॉइलिंग लेट होगी, उसकी बॉइलिंग लेट होगी, तो इसलिए वो क्या होता है, हम इसको मरकरी को यूज करते हैं। चलिए, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द बिलो विद रिगार्ड टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के रिगार्डिंग में हमारे पास ये है इनकरेक्ट बताना है। क्या बताना है, इनकरेक्ट बताना है। तो हमारे पास क्या है, W नेट नेटवर्क आउटपुट है, और QH है हीट सप्लाइड, Q1 है हीट रिजेक्टेड। तो हमें इसका बताना बेटा, तो W नेट क्या होगा, QH माइनस Q1, या साइकिल एफिशिएंसी क्या होगी, Q1 बाई QH, या हमारे पास क्या होगा, समीशन QI क्या होगा, समीशन H1 WI, या साइक्लिक एफिशिएंसी क्या होगी, वर्क नेट अपॉन Q हीट। H मतलब हमारे पास क्या गिवन था बेटा, हीट सप्लाई। तो इसका एक चीज याद रखना बेटा, इसमें पूछा क्या था, इसमें पूछा था इनकरेक्ट, ना कि करेक्ट पूछा था। तो दिमाग में आता है कि जल्दी जल्दी लगा दे यार, ये इसमें से ये भी ठीक लग रहा है, जल्दी से बंदा ये क्लिक कर दे, नहीं। तो हमारे पास इनकरेक्ट पूछा, तो इनकरेक्ट ऑप्शन चाहिए, बाकी हमारे पास जो है वो करेक्ट ऑप्शन है।